नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक नया वीडियोस लेके आया हूँ और आज का जो वीडियो का कंटेंट है वो भी कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के ऊपर है और जितने सारे कंपनीज के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करूँगा, वो सारे कंपनीज के ऊपर बाइंग एंट्री लेवल्स कंप्लीट हो चुके हैं और किस तरीके से इसका टारगेट मतलब टारगेट बन रहा है और किस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न को यूज़ करके आप टारगेट यहाँ पे देख सकते हैं और टारगेट आप ले सकते हैं, वो मैं आपको दिखाऊँगा और सिखाऊँगा। तो इस वीडियो को एज़ ए एजुकेशन पर्पस में लेना, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरीके से कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ मेरे चैनल के माध्यम से शेयर करता रहता हूँ। तो चलो देख लेते हैं आज के इस वीडियो के अंदर कौन-सा कंपनी है। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँ, उसका नाम है उनो मिंडा। तो उनो मिंडा आप सभी जानते हैं ये एक ऑटो इंसिलरीज कंपनी है और उनो मिंडा का जो कंपटीटर है उस हिसाब से देखें तो इंडिया के फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी बन चुके हैं। तो जितने सारे इस सेक्टर में कंपनीज है उनमें से उनो मिंडा का जो रैंकिंग है वो फोर्थ लार्जेस्ट इसीलिए बना क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप 35,000 करोड़ है। तो इस कंपनी जिस तरीके से धीरे-धीरे करके खुद को अलग लेवल से रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए, उनो मिंडा एक टाइम 5 नंबर्स रैंकिंग में हुआ करता था कि सोना बीएलडब्ल्यू जो है वो नंबर 4 में था और उसको देखिए यहाँ पे ओवरटेक भी किया और ओवरटेक मतलब कंपनी को पीछे छोड़ा और किस बेसिस में पीछे छोड़ा वो भी मार्केट कैप के हिसाब से। तो मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी का धीरे-धीरे यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। और अभी इसी चीज को मैं उनो मिंडा के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कहाँ से कंपनी का ग्रोथ हुआ, आप देखेंगे आरओसी आरओई तो ठीक है, बेस्ट लेवल में है, इनकम भी है, हाथ में पैसा मतलब जो कैश है वो नेगेटिव है क्योंकि कंपनी का अपकमिंग कुछ ईयर्स में अपकमिंग कुछ टाइम में कंपनी को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिले जिसको कंप्लीट करने के लिए कंपनी के हाथ में जो पैसे पड़े हुए थे उस पैसे को बुक किया किया रीयूज कर लिया। तो एक अच्छी बात होती है जब खुद के पैसा खुद के बिजनेस के ऊपर लगते हैं और प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग्स है वो अराउंड 70% के आसपास प्रोमोटर से होल्डिंग देखने को मिलेगा। तो मार्केट कैप के बारे में बात करें तो मार्केट कैप टू सेल्स 3 के आसपास देखने को मिला और मतलब मार्केट कैप टू सेल्स ये बता रहा है कि 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी को 3 रुपया इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। तो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे थोड़ा सा तो ज़्यादा लगा, फिर भी कोई बात नहीं। कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो आप यहाँ पे देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट कुछ इस तरीके से है जैसे 2500 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स था, इस बार वो बढ़ के हो चुके 3000 करोड़ और सेल्स को बढ़ाने के बाद कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल किए और इसलिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आया सारे टैक्सेशन सब कुछ मिटाने के बाद 180 करोड़ सॉरी 150 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, वो बढ़ के हो चुके 180 करोड़। आप ये भी कहेंगे कि पिछले बार तो कंपनी के 180 करोड़ से भी ज़्यादा और उससे भी ज़्यादा पिछले क्वार्टर्स का मतलब प्रॉफिट हुआ था, तो इस बार क्यों कम हुआ? देखिए बिजनेस कुछ सीजनेबल टाइम में चलते हैं, कुछ टाइम में बिजनेस ज़्यादा चलते हैं, कुछ टाइम में कम। तो उस हिसाब से टोटल फिगर आउट आपको सालाना देखना चाहिए। तो साल भर में जो कंपनी का प्रॉफिट मेंटेन्स हो रहा है वो इस बार कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया और नेक्स्ट ईयर में भी कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट करेगा, इस तरीके से कुछ नजरिया देखने को मिला है। तो इसीलिए कंपनी के देखिए सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी के रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ शानदार तरीके से है और बेस्ट तरीके से देखने को मिला और इसीलिए आपको कंपनी आपको धमाका रिटर्न भी दिया। 10 साल में 60%, 5 साल में 26%, 3 साल में 50% और 1 साल में 10%। छोड़ दीजिए 1 साल को, बाकी टाइम ऑफ पीरियड में देखेंगे तो कितना शानदार कंपनी प्रॉफिट दिया है। अभी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं वो देखना इंपॉर्टेंस है। देखिए ऐसे प्रोमोटर के बाद एफएस के पास कितना होल्डिंग था 0.26%, वो होल्डिंग बढ़ के हो चुके 6%। हाँ बीच में ज़्यादा था फिर से कम किया, इस तरीके से लेकर अभी फिलहाल के लिए 6% के आसपास है। और डीएस के बारे में बात करूँ तो जो 7.5% का होल्डिंग था वो बढ़ के हो चुके 16.5-17% के आसपास। और पब्लिक के पास देखिए 1.48% का होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके 6.5% के आसपास। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से नजरिया देखने को मिला, जो नज़रिया कुछ ऑब्वियसली इसी तरीके से कुछ नज़रिया देखने को मिला जो नज़रिया कुछ पॉजिटिवली थिंकिंग दे रहा है। तो कंपनी इसके ऊपर डिलीवरी की रिपोर्ट के बारे में बात करो तो कंटिन्यूसली लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूसली डिलीवरी उठाया जा रहा है। आप ध्यान से देखना 60 टू 58% का डिलीवरी उठाया जा रहा है और दो सितंबर 8 तारीख को तो 68 हाईएस्ट डिलीवरी उठाया गया। तो जब कंटिन्यूसली डिलीवरी उठाया जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो बड़ी बात हो रहा है। तो वो बड़ी बात क्या है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए बड़ी बात यही है कि कंपनी के ऊपर एक कफ विथ हैंडल सॉरी
हाँ, काफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना और उसके बाद कंटिन्यूअसली कुछ लगातार हैंडल्स क्रिएट हुआ और इस लगातार हैंडल क्रिएट होने के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि जब ब्रेकआउट कंफर्मेशन होगा और उसके बाद कभी भी रिट्रेसमेंट दिखे तो उसके ऊपर एंटी ले लेना। तो यहाँ पे मतलब एंटी लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एंटी ले चुका हूँ और मेरा एंटी लेवल यहाँ पे है और मेरा जो टारगेट बनेगा वो 27% के आसपास है। तो आप अगर इस तरीके से ट्रेड को देखकर एंट्री ले रहे हैं तो प्लीज़ आपके रिस्क के हिसाब से लीजिए, क्योंकि मेरे कहने में कोई भी ट्रेड मत लीजिए। मेरे कहने में सिर्फ सीखिए, सिर्फ जानिए, सारे चीज़ को ऑब्जर्व करिए। तभी आपको किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं, आप खुद ट्रेड को फाइंड आउट करेंगे और खुद आप इनिशिएट करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो मैं जो ट्रेड मैं खुद लेता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इस कंपनी के ऊपर मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है दीपक नाइटेड। देखिए इसके ऊपर बहुत सारा चर्चे है, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस भी है, क्योंकि मुझे जब जो पता लगता है कि इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट भी करके रखे हैं और ट्रेडिंग भी करके रखे हैं। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर जो व्यक्ति एज ए ट्रेडिंग एज ए इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं वो इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू एक लॉन्ग जर्नी कर सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी का स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है। कंपनी स्पेशलिटी केमिकल के साथ साथ कंपनी जो मेनली जो बिजनेस है इसका आप देखेंगे तो कंपनी का जो मेनली जो प्रोडक्ट है वो आप देखेंगे 75% मार्केट शेयर अकेला खुद लेकर रखा है। वो भी किसके ऊपर? सोडियम नाइट्रेट के ऊपर। तो सोडियम नाइट्रेट के ऊपर बिजनेस जो है कंपनी का 75% मार्केट अकेला लेकर रखा है। तो इसमें से कंपनी के एक पॉजिटिवली रिटर्न जनरेट होते हैं और इसी के बेसिस में कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। सिर्फ कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स में ग्रोथ कम हुआ सिर्फ एक वजह से, वो है स्पेशलिटी केमिकल्स, जिसका मार्केट में ओवरऑल मार्केट में डाउन साइड देखने को मिला, सेल्स डाउन हुआ है, जिसके चलते हुए कंपनी के ऊपर अभी प्रेशर बना हुआ है। अभी इस चीज़ को मैं परफॉर्मेंस के ऊपर बात करूँ तो कंपनी का जो मैनेजमेंट टीम है मुझे बहुत स्ट्रांग लगता है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट टीम हमेशा इस कंपनी के जो कर्जे है उसके ऊपर फोकस रखते हैं। कर्जा वो लेता ही नहीं, अगर कर्जा लिया तो वो सबसे पहले कर्जे को मिटाएगा। मैं एक एग्जाम्पल के हिसाब से आपको दिखा देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान से इस चीज़ को देखना, बहुत कुछ जानने को मौका मिलेगा। देखिए कंपनी प्रॉफिट फ्रॉम बोरिंग्स क्या है? पिछली बार तो 48 करोड़ 54 करोड़ लिया था, इस बार कंपनी जीरो कर दिया। और पहले जो कर्जा लिया गया था वो कर्जे को देखिए कंटिन्यूसली रीपेमेंट किया और पूरे के पूरे कर्जे को पूरा जीरो कर दिया। इसका मतलब कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है। कंपनी हमेशा इसी चीज को फोकस रखते हैं और कंपनी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से डिविडेंड भी दिया। इस बार 95 करोड़ के आसपास कंपनी डिविडेंड भी पेमेंट किया। तो जब कंपनी का सेल्स डाउन हुआ है तो उसके लिए आपको लग रहा है कि कंपनी बेकार हो गया, कंपनी बर्बाद हो गया, ऐसे बिल्कुल मत सोचना। कंपनी में हमेशा बिजनेस नहीं चलेगा, कुछ टाइम में कंपनी के ऊपर प्रेशर आएगा। देखिए मान के चलिए आईटी सेक्टर कोविड के बाद सबसे ज़्यादा पीक लेवल में था और फार्मा सेक्टर कोविड के बाद सबसे ज़्यादा पीक लेवल में था। तो आज फार्मा का भी करेक्शन हो रहा है, आईटी का भी करेक्शन हो रहा है और ऑटो सेक्टर जो कोविड के पहले स्लो डाउन में था आज वो पीक लेवल में है। मेरे कहने का मतलब है हर कोई कंपनी के एक टाइम आते हैं, एक सीजन आते हैं, उस टाइम में वो भागना स्टार्ट करते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए एज ए देखिए लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स में और लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में कंटिन्यूसली बाइंग हो रहा था। जून मंथ में सेलिंग हुआ और मुझे लगता है अगस्त मंथ का डेटा आएंगे तो वहाँ पे भी बाइंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंटिन्यूसली जिस तरीके से चार्ट पैटर्न क्रिएट हुआ आप देखेंगे तो एक कफ विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और इस कफ विथ हैंडल पैटर्न को ब्रेकआउट भी किया और इस कैंडल के ऊपर एंटी भी बना। तो एंटी बनने के बाद देखिए नेक्स्ट डेज में ही एक करेक्शन देखने को मिला। मुझे यहाँ पे कुछ कमेंट्स भी आए थे, सर इस तरीके से करेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि उस दिन मार्केट का करेक्शन हुआ था। ऑल ओवर मार्केट का अगर करेक्शन होगा, सेंसेक्स निफ्टी अगर गिरेगा तो क्या बाकी कंपनी बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं, बाकी कंपनी के ऊपर भी करेक्शन होगा। तो मेरे हिसाब से इसको देखकर कोई पैनिक सिचुएशन मत क्रिएट कर लेना कि गिरावट हो गया चलो फिर से कंपनी गिरेगा और मैं तो लॉसेस में चला जाऊंगा। देखिए ऐसे बार बार आप सोचते रहेंगे तो आपको कभी भी प्रॉफिट में नहीं मिलेगा। तो आपको टाइम देना पड़ेगा। जो कंपनी के ऊपर आपने निवेश करके रखे हैं एज ए टेक्निकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से आपने उस कंपनी के ऊपर भरोसा जताया है, तो मेरे हिसाब से उस कंपनी के ऊपर रहना चाहिए। तो मैं इस कंपनी के ऊपर एज ए 23% का टारगेट लेकर चल रहा हूँ, जो टारगेट निकल कर आ रहा है ऑलमोस्ट 2809 के आसपास। तो मैं इस टारगेट को फॉलो करके चलूंगा। आपका क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और हाँ, मेरे वीडियो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। मेरा काम है सिर्फ आपको सारी चीज़ को सिखाना और दिखाना और आपका काम है सीख कर काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कस करूँ उसका नाम है टाटा मोटर्स। ठीक है, टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप की एक सबसे पुराना कंपनी है और देखा जाए तो
ऑटो सेक्टर इंडस्ट्रीज में टाटा मोटर्स जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है और जिस तरीके से डीलिंग्स कर रहा है, मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाला है अपकमिंग कुछ ईयर्स में। क्योंकि इसका जो सबसे लग्जरियस गाड़ियाँ है, जगुआर एंड लैंड रोवर, वो दोनों गाड़ियों में टाटा मोटर्स यही बड़ा से एक डील कर चुके हैं कि टाटा मोटर्स उस गाड़ियों को भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाएगा। और देखिए टाटा मोटर्स का सबसे जो लग्जरी जो गाड़ियाँ ईवीज मार्केट में आने वाले हैं, वो है एवेन्यू। तो मतलब उस कंपनी के फोकस के ऊपर डिपेंड करके टाटा मोटर्स अपकमिंग कुछ ईयर्स में ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ मार्केट में लॉन्च कर रहा है। और टाटा पावर ने एक कमेंट भी किए थे कि 1 लाख मतलब चार्जिंग स्टेशन 2025 के अंदर-अंदर वो इंस्टॉल करेंगे। तो इतना ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन क्यों इंस्टॉल किया जा रहा है? आपको क्या लग रहा है कि उस चार्जिंग स्टेशन में जाकर आपका मोबाइल चार्ज देंगे? ऐसे बिल्कुल नहीं ना। तो इस जगह पे एक्चुअली गाड़ी चार्जिंग के स्टेशन लगाया जा रहा है। जैसे पेट्रोल पंप होंगे उसी तरीके से चार्जिंग स्टेशन भी होगा। तो सोचिए टाटा मोटर्स का भी अच्छा खासा ग्रोथ होगा। इस बात को आप लेकर चल सकते हैं क्योंकि जो कंपनी लॉसेस में था, अगर मैं इस चीज़ को एक एक डेटा के हिसाब से मैं आपको दिखा दूँ, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखना, जो सेल्स था वो मतलब 2006 से डेटा दिखा दूँ तो कंटिन्यूअसली कंपनी का सेल्स इंक्रीज होता गया और 2018 के बाद सेल्स डाउन होते गए। उसके बाद देखिए जो जो रफ्तार पकड़े वो आज तक की हाईएस्ट रफ्तार है। इसका मतलब कंटिन्यूअसली जो जर्नी है सेल्स का रिपोर्ट का, क्वार्टरली जो सेल्स का रिपोर्ट का, वो धीरे-धीरे करके नहीं, बहुत तेज़ी से कोविड के बाद जंप हुआ। तो मैं इस कंपनी के ऊपर इसीलिए बुलिश हूँ। और आपका क्या राय है? मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, मैं अगर ईयर ऑफ ईयर बेसिस में दिखा दूँ, तो कंपनी लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स में कंपनी कंटिन्यूअसली लॉस करते आए थे। और फ्यू ईयर्स में मतलब 2019 से, कोविड के बाद भी कंपनी लॉस करते आए थे और उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके कंपनी प्रॉफिट की है। और इस बार कंपनी 10,900 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जनरेट किया और इस प्रॉफिट के बाद कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ आपको कुछ पॉजिटिवली देखने को मिलेगा। और यही चीज़ को मैं एज ए बैलेंस शीट के हिसाब से दिखा दूँ, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से अगर मैं आपको बता दूँ कि कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो लगातार कुछ सॉरी कुछ इंक्रीजिंग मूवमेंट में है। जैसे कंपनी का पहले जो रिजर्व था कितना 61,000 करोड़ और आप कहेंगे सर इस बार रिजर्व कम क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी का जो कर्जा है उसको कंपनी ने यहाँ पे मिटाया है। कंपनी का कर्जा कम करने के लिए कंपनी थोड़ा सा रिजर्व को यहाँ पे क्लियर किया और इसी के बेसिस में कंपनी का अपकमिंग कुछ ईयर्स में कुछ पॉजिटिवली ग्रोथ हो सकते हैं। अभी प्रोमोटर के पास एफआईएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है और मैं जरूर कहूँगा टाटा मोटर जैसे कंपनी के ऊपर फोकस रखने के लिए, क्योंकि टाटा इंडिया का शान है। और इस हिसाब से टाटा ग्रुप के जिस तरीके से पेजेंस देखने को मिला है और टाटा ग्रुप जिस तरीके से हर कैटेगरीज ऑटो सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है, सिर्फ टू व्हीलर्स को छोड़कर बाकी सारे कैटेगरीज में कंपनी देखने को मिलेगा। तो बाकी आप समझदार है, बाकी जरूर ज़्यादा कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं। तो कंपनी इसके ऊपर कुछ टाइम ऑफ पीरियड में देखा है तो कंपनी के ऊपर जो डिलीवरी रिपोर्ट है वो उतना खास नहीं बना। कंटिन्यूसली बाई तो हो रहा है, मतलब उतना खास डिलीवरी नहीं देखने को मिला। अभी चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करें तो कंटिन्यूसली देखिए एक शोल्डर कम हेड बना था, उसके बाद फिर से एक शोल्डर बना और इसके ब्रेकआउट भी हुआ। जब इस ब्रेकआउट हुआ था और मैंने आपको ये भी मेंशन किया था कि कंटिन्यूसली कंपनी एक जर्नी करके कंपनी यहाँ पे टारगेट बना सकते हैं 31% के आसपास, यहाँ तक टारगेट बन सकते हैं। तो टारगेट बनने से पहले देखिए एक रिट्रेसमेंट किया और रिट्रेसमेंट वही जगह पे किया कंपनी 600 लेवल, बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेकआउट किए थे। मतलब अभी वो रेजिस्टेंस बन चुके हैं सपोर्ट, तो सपोर्ट को वो रिटेस्ट किया और उसके बाद देखिए फिर से ऊपर जा रहा है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स क्या है आप जानते हैं? कभी भी अगर शेयर में कुछ भी करेक्शन हुआ ना, उसको लगेगा कि हाँ कंपनी फिर से गिरेगा और मुझे लॉस हो जाएगा, तो वहां पे वो एग्जिट कर लेंगे। तो ऐसे करते रहेंगे तो आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा और छोटा मोटा प्रॉफिट प्रॉफिट में ही आपको खुश होना पड़ेगा। और जब लॉस होगा तब आप बड़े से लॉस लेने के लिए तैयार रहेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है आपका लॉस मेजर करना होगा, छोटा सा लॉस लेकर बड़ा सा टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। तो मैं इस तरीके से ट्रेड करता हूँ। अगर इस तरीके से ट्रेड कंटिन्यूसली सीखना चाहते हैं तो चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिए क्योंकि आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है लंसकार कंटेनर्स लिमिटेड। तो इस कंपनी के ऊपर कुछ खासियत देखने को नहीं मिला। कंपनी कंटिन्यूसली जर्नी करने के बाद एक कंटिन्यूसली प्रॉफिट बुकिंग भी हो रहा है और इस प्रॉफिट बुकिंग के बाद भी कंपनी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। वो अनाउंसमेंट क्या है? कंपनी का बोनस देने का। कंपनी दो एक के बदले दो शेयर बोनस के हिसाब से देने वाला है
और उसके साथ-साथ कंपनी बोनस का डेट भी अनाउंसमेंट किया 22 तारीख को। तो 22 तारीख को कंपनी बोनस देने वाला है सितंबर मंथ में। तो आप बोनस के लिए इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो एक बार स्टडी करके ज़रूर काम करिए। तो आई होप वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिला है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।